हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 27 मार्च 2022 का डीओई के एग्ज़ाम में फर्स्ट शिफ्ट में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए उनको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने डीओई के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। तो उसी के क्रम में आज का जो पेपर है वो हम लोगों का 27 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का है। इस जो पेपर है इस पीडीएफ में प्रॉब्लम ये है कि इसमें पाई चार्ट जैसे यहाँ पर दिया है और पाई चार्ट यहाँ पे बना के नहीं दिया है, तो इस तरीके से काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं उसमें प्रिंट नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन मिसप्रिंट है या किसी में प्रिंट नहीं है तो उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी सर्च करने की कोशिश की पर यही पीडीएफ हम लोगों को जो है हर जगह यही पीडीएफ मिली। तो अगर किसी भी स्टूडेंट के पास सही पीडीएफ है तो वो मुझे इन्फॉर्म कर दे, तो वहाँ से हम लोग बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल जितने भी क्वेश्चन सही प्रिंट हैं या जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी सजेशन है या कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले जो क्वेश्चन है इसमें हम लोगों को पाई चार्ट दिया नहीं है, इसलिए इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जालंधर से अंबाला की यात्रा के दौरान एक बस 54 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से यात्रा करती है, जबकि वापसी यात्रा पर बस 46 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रख पाती है। अपनी पूरी यात्रा में बस की औसत गति क्या है? तो हमने बात की थी जब भी जो दूरी है वो बराबर होगी, यानी डिस्टेंस जब हम लोगों की बराबर रहेगी तो हम लोग औसत गति का फार्मूला लगा सकते हैं 2x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2। हम लोगों ने बेसिक मेथड के बारे में भी बात की थी फर्स्ट पेपर में, और यहाँ पर हम लोग जो है फार्मूले के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी। उसी फार्मूले को यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ से जलंधर से अंबाला जा रहा है और अंबाला से जलंधर आ रहा है, यानी कि हम लोगों की जो डिस्टेंस है वो बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं 2 इंटू 54 इंटू 46 अपॉन 54 प्लस 46। तो ये हम लोगों का हो जाएगा 2 × 54 × 46/100। 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 50 हो गया। तो हो गया 54 × 46/50। जो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ये 27 हो गया और ये 25 हो गया। तो 27 × 46/50 25 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का ये आ जाएगा 49.68 किलोमीटर पर आवर। तो ये हम लोगों का लगभग में पूछ रहा था तो 49.6 आया है। तो हम लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा 50। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन हम लोग लगा भी चुके हैं पहले। 2x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2 का फार्मूला लगा दिया, कैलकुलेशन कर ली, 49.68 हम लोगों का आया, जो कि लगभग 50 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 5 लोगों के परिवार में 160 सेंटीमीटर है। औसत ऊंचाई जो है हम लोगों को 160 सेंटीमीटर पता है। यदि परिवार के 4 सदस्यों की ऊंचाई 155 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 161 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर है, तो पाँचवें सदस्य की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम लोगों ने बात की थी कि जब भी हम लोगों को औसत ऊंचाई दी होगी और हम लोग उससे टोटल निकालेंगे तो कुल योग निकालने के लिए हम लोग उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि कुल योग का जो फार्मूला होता है वो औसत बटे लोगों की संख्या या नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं उस उनकी गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर औसत है हम लोगों का 160 और कितने लोग हैं, 5 लोगों का परिवार है, तो टोटल योग कितना आ गया, 800 सेंटीमीटर आ गया। तो अगर कहा जाए 5 लोगों के परिवारों की कुल ऊंचाई कितनी है तो 800 सेंटीमीटर हो गई। अब इसी तरीके से हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। यदि 4 सदस्यों की ऊंचाई हम लोगों को दी है, एक की 155 दी है, एक की 160 दी है, एक की 161 दी है और एक की 150 दी है, तो टोटल हम लोग 4 लोगों की निकाल लेते हैं। तो ये 6 हो गया, 6 5 11, 6 17 5 22 हो गया, 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, 626 हो गया। तो 4 लोगों की लंबाई का कुल योग हो गया 626 और 5 लोगों की लंबाई का कुल योग था 800। तो हम लोगों से पूछा पाँचवें सदस्य का, तो टोटल में से अगर हम लोग 4 की घटा दें तो पाँचवें की हम लोगों को पता चल जाएगी। तो 800 में से 626 हम लोग घटाएंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 10 में से 6 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 6 गया 1, 174 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन बी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। औसत का फार्मूला होता है कुल योग बटे कुल जो भी नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुल योग का फार्मूला लगाया, औसत गुणे सदस्यों की संख्या। तो औसत था 160 सेंटीमीटर, सदस्यों की संख्या थी 5, तो 5 व्यक्तियों की जो ऊंचाई है उसका कुल योग हम लोगों ने निकाल लिया 800 सेंटीमीटर। फिर 4 सदस्यों की ऊंचाई कह रहा था, तो 4 सदस्यों की ऊंचाई हम लोगों को क्वेश्चन में दी थी, हम लोगों ने इसका टोटल निकाल लिया।
अब 5 सदस्यों की ऊंचाई का योग पता है, 4 सदस्यों की ऊंचाई का योग नहीं पता है, तो 5 में से 4 अगर घटा देंगे तो जो पांचवा सदस्य है उसकी ऊंचाई हम लोगों को पता चल जाएगी 174 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि राजन एक पहाड़ी पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चढ़ता है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नीचे आता है। यदि कुल यात्रा के लिए लिया गया कुल समय 6 घंटे है तो पहाड़ी से तलहटी के बीच की दूरी क्या होगी। तो पहाड़ी से तलहटी के बीच की दूरी हम लोगों ने मान ली d है। तो दूरी जब हम लोगों ने d मान ली तो हम लोग समय निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी बात की है, समय का फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो जब वो चढ़ रहा है, जब वो ऊपर जा रहा है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चढ़ रहा है, तो दूरी हम लोगों की d थी, चाल हम लोगों की 5 थी। अब जब वो नीचे आ रहा है तब उसकी दूरी तो सेम रहेगी, लेकिन चाल उसकी कितनी है, 7 है। तो ये समय हम लोगों का आ गया t1, इसको मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं t2। तो अब कह रहा है कि टोटल जो कुल यात्रा में लिया गया समय है वो 6 घंटे है, यानी कि हम लोगों को t1 प्लस t2 दे रखा है 6 घंटे। तो d बटे 5 हम लोग t1 की वैल्यू रख देंगे, t2 की वैल्यू d बटे 7 रख देंगे, बराबर 6। अब हम लोग इनका एलसीएम ले लेंगे, 7 और 5 का 35 हो गया, ऊपर हो गया 7d, ये हो गया 5d इजकल टू 6। तो ये हम लोगों का हो गया 12d, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 6 गुणे 35। तो d बराबर आ जाएगा हम लोगों का 6 गुणे 35 बटे 12। तो 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 17.5 सेंटीमीटर हम लोगों का, सॉरी 17.5 किलोमीटर हम लोगों का आंसर हो जाएगा, क्योंकि मात्रक हम लोगों का किलोमीटर में था। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल का फार्मूला लगा लिया, दूरी हमने मान ली d है, तो जाते टाइम भी दूरी d रहेगी, आते टाइम भी d रहेगी। समय बराबर दूरी बटे चाल लगाया, तो चढ़ने में हम लोगों ने मान लिया t1 समय लगा, और दूरी हम लोगों की d थी, चाल हम लोगों को 5 पता थी क्वेश्चन में। इसी तरीके से t2 उतरने में समय लगा, दूरी हमारी d रही और चाल हम लोगों की 7 हो गई। तो t1 प्लस t2 टोटल समय हम लोगों को 6 दिया है, तो t1 की वैल्यू रख दी, t2 की वैल्यू रख दी, और टोटल समय 6 है। हम लोगों ने एलसीएम लेके कैलकुलेट कर लिया, तो d का मान आ गया 17.5 किलोमीटर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हम लोगों का सही हो गया d। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यदि त्रिज्या m इकाई यानी r की वैल्यू हम लोगों को दी है m इकाई और h की वैल्यू दी है n इकाई, तो बेलन का वक्री पृष्ठ क्या होगा। वक्री पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई ऐसे ही रहेगा, r की वैल्यू दी है m और h की वैल्यू दी है n, यानी 2 पाई एम एन वर्ग इकाई, क्योंकि इकाई हम लोगों को दी नहीं तो इकाई वर्ग इकाई हो जाएगा, यानी ये वाला हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं। अगर आप लोगों को फार्मूला पता है 2 पाई आर एच, तो वही हम लोगों ने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया। आर की वैल्यू हम लोगों को m दी है और h की वैल्यू हम लोगों को n दी है, हम लोगों ने पुट कर दिया, तो 2 पाई एम एन, और जो इसका मात्रक होता है वो वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 30 पुरुष या 50 महिलाएं किसी कार्य को 72 दिनों में कर सकते हैं। तो 30 पुरुष कर सकते हैं 72 दिनों में, 30 पुरुष जो है 72 दिनों में कर सकते हैं। तो 72 को हम लोग 72 दिन हो गए तो 1/72, जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, जब भी भाग में करेंगे तो उल्टा कर देंगे। और 50 महिलाएं उसी काम को 72 दिन में कर सकती है। तो महिलाओं में हम लोग लिख देते हैं 50 महिलाएं और उसी काम को 72 दिन में कर सकती हैं। तो एक पुरुष कितने में करेगा, 1/72 गुणे 30। एक महिला कितने में करेगी, तो 1/72 गुणे 50। ये हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 72 गुणे 50 हो गया। अब हम लोगों को एक पुरुष का मान पता चल गया और एक महिला का मान पता चल गया। क्वेश्चन में कह रहा है 15 पुरुष और 25 महिलाएं, तो 15 पुरुष यानी 15/72 गुणे 30। तो 15 पुरुष की वैल्यू आ गई, 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से 25 महिलाओं की वैल्यू क्या आ गई, 25/72 गुणे 50। कह रहा है कि को इसे मिलकर कितना समय लगेगा, अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितना समय लगेगा। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 1/72 गुणे 2 यानी 144। मिलकर काम कर रहे हैं तो दोनों को जोड़ दिया, तो इसको भी सॉल्व कर लिया। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 1/144। तो हर बराबर है तो जोड़ दिया, 2/144 यानी 1/72। तो 1/72 आ गया, यानी आंसर हम लोगों का हो गया 72 डे या 72 दिन। तो दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 72 दिन का समय लगेगा, यानी ऑप्शन बी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा।
सबसे पहले कह रहा था 30 पुरुष या 50 महिलाएं किसी कार्य को 72 दिनों में कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 30 पुरुष मान लिए 72 दिन में कर रहे हैं, 50 महिलाएं 72 दिन में कर रही हैं, तो 30 पुरुष बराबर 1/72, 50 महिलाएं बराबर 1/72। तो एक पुरुष निकाल लिया 1/72 गुणे 30, एक महिला निकाल लिया 1/72 गुणे 50, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई तो ये नीचे आ गया। फिर कह रहा है 15 पुरुष, तो 15 पुरुष 15 से मल्टीप्लाई कर दी, 25 महिलाएं तो 25 से मल्टीप्लाई कर दी, दोनों मिलकर काम करते हैं तो दोनों को ऐड कर दिया, तो 2/144 हो गया, यानी 72 दिन हम लोगों का राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हुआ वो ऑप्शन बी हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 5, 15, 25 से विभाज्य सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या। तो सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तो हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे किसका, जो भी हम लोगों को डिजिट्स दी गई हैं। जैसे यहाँ 5, 15, 25 दिया गया है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 1, 3, 5। अब एलसीएम जो हम लोगों का हो जाएगा तो 5 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा, तो 5 या 15, 25, 75, तो एलसीएम हम लोगों का आ गया 75। अब जो हम लोगों का एलसीएम आता है इससे हम लोग डिवाइड करते हैं किसको, 3 अंकी, सबसे छोटी 3 अंकी संख्या पूछ रहा है। तो सबसे छोटी 3 अंकी की संख्या क्या होगी, 100 होगी। एक लिखते हैं, फिर जितने कह रहा है उसमें से एक माइनस करके उतने जीरो लगा देते। 3 अंकी संख्या कह रहा है तो 3 में से एक माइनस किया, 2 जीरो लगा दिए, तो 100 आ गई हमारी 3 अंकी संख्या। अब क्या करते हैं, जो हमारा एलसीएम आता है उससे हम लोग 3 अंकी संख्या को विभाजित करते हैं। जैसे यहाँ 100 है तो 75 से विभाजित करेंगे, तो 25 यहाँ 75 हो जाता है, तो हम लोगों का जो शेषफल आ जाएगा वो 25 आ जाएगा। अब जो हम लोगों का शेष आता है, जो हम लोगों का शेषफल है 25, इसको भाजक में से घटा देते हैं, यानी जो 75 से हम लोगों ने भाग किया था उससे अगर हम लोग 25 घटा देंगे तो 50 आ जाएगा। अब जो 50 आता है और जो हम लोगों की 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी 100, इसमें 50 को ऐड कर देते हैं तो हम लोगों को 3 अंकी संख्या पता चल जाती है, जो 5, 15 और 25 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप चाहे विभाजित करके देख लें। इसका और एक तरीका है, आप लोग चाहें तो डायरेक्ट इनको विभाजित कर दें 5 से, फिर 15 से, फिर 25 से, जो आपका आंसर आ जाए वो सही हो जाएगा। या फिर आप लोग सबसे पहले एलसीएम लें, एलसीएम लेने के बाद जो आपका एलसीएम आएगा उससे हम लोग 3 अंकी संख्या को विभाजित करते हैं, जो हमारी 100 है। विभाजित करने के बाद जो शेषफल आता है तो 75, जैसे यहाँ पे 25 शेषफल आया और ये 75 में से 25 माइनस किया, 50 आया। जो लास्ट में हम लोगों को जो पता चलता है घटाने के बाद 50, उसको हम लोग 3 अंकी संख्या में जोड़ देते हैं, तो 100 में 50 जोड़ा तो 150 हो गया, तो 150 हम लोगों का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि सबसे लंबे लंबवृत्तीय शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में जिसे 4.41 सेंटीमीटर किनारे के घन से काटा जा सकता है वह है। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन भी है, काफ़ी कठिन क्वेश्चन भी है, क्योंकि अगर आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट है वो अगर पता है तो आप लोगों के लिए काफ़ी जो है इजी क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, जब कहा जाए कि किनारे से घन से काटा जाता है, तो जब भी किनारे से घन से काटा जाएगा तो शंकु का व्यास बराबर घन की भुजा हो जाएगी, घन की भुजा। तो शंकु का व्यास क्या होता है, व्यास होती है त्रिज्या की 2 गुना, यानी 2r बराबर 4.41 सेंटीमीटर। और शंकु की जो ऊंचाई होगी, शंकु की ऊंचाई जो होगी यानी हाइट, वो भी घन की भुजा के बराबर हो जाती है 4.41 सेंटीमीटर। इतना आप लोगों को याद रखना है कि जो शंकु का व्यास होगा वो घन की भुजा के बराबर होगा, और जो शंकु की ऊंचाई होगी वो जो है घन की भुजा के बराबर होगी। तो ऊंचाई हमें पता चल गई 4.41 सेंटीमीटर, और त्रिज्या हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। त्रिज्या हम लोगों की हो जाएगी 4.41/2 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को अब त्रिज्या और ऊंचाई पता चल गई, तो शंकु के आयतन का फार्मूला लगा देंगे। शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 πr²h। तो शंकु के आयतन का फार्मूला हम लोगों को पता था 1/3 πr²h, तो 1/3 रखा, पाई की वैल्यू 22/7 रखी, आर की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली थी 4.41/2 इंटू 4.41/2। ऊंचाई हम लोगों की है 4.41, तो ऊंचाई हम लोगों को 4.41 पता थी। सारी वैल्यूज़ को हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, 0, 5, इसको करेंगे तो 2.205। फिर हम लोग सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 22.46 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। जो शंकु का आयतन पूछा गया था ये हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर जो है इसको डायरेक्ट लिख दिया।
मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों का 22.46 सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा। इसमें केवल एक ही चीज़ समझनी है कि जो शंकु का व्यास होगा वो घन की भुजा के बराबर होगा, शंकु की जो ऊंचाई होगी वो घन की भुजा की बराबर होगी। तो जब आप लोगों को व्यास यानी त्रिज्या पता चल जाएगी और ऊंचाई पता चल जाएगी तो हम लोग आयतन पूछा जाए, वक्रपृष्ठ पूछा जाए या कुछ भी पूछा जाए हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ आयतन पूछा गया था तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व कर लिया, तो 22.46 सेंटीमीटर क्यूब ऑप्शन नंबर 10 का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक दुकानदार 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 36 किलोग्राम चावल, तो 25 रुपये की कितना चावल है, 36 केजी चावल है, और कितने में खरीद रहा है, 25 रुपये में खरीद रहा है। तो टोटल उसने कितने में खरीदा, 36 गुणे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों का यहाँ पे आ जाएगा ये 900 रुपये। इसी तरीके से 45 रुपये प्रति केजी के अन्य किस्म के 40 किलो चावल, तो 40 किलो चावल हैं उनको 45 रुपये प्रति किलोग्राम वाले से, यानी हम लोगों का कितने रुपए हो गए, ये 1800 रुपये हो गए। तो कह रहा है अब इन चावल को मिश्रित करता है, यानी टोटल जो चावल अब हम लोगों का हो जाएगा इन दोनों को मिश्रित करता है यानी जोड़ देता है। टोटल चावल हो गया 76 केजी और मिश्रण को 40 रुपये प्रति केजी से बेचता है, तो 40 से बेचता है। तो इसकी जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 76 और 40 की तो ये हो जाएगा आपका 0 6 चौक 24 7 चौको 28 और 2 30, 3040 रुपये। तो विक्रय मूल्य यानी इसको बेचता है तो 3040 रुपये आ गया, और ये खरीदी का मूल्य था जिसमें उसने 36 केजी जो है 25 किलोग्राम का था और 40 केजी 45 वाला था। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 2700 रुपये। तो ये हम लोगों का क्रय मूल्य हो जाएगा। 2700 में कोई चीज़ खरीदी और 3040 रुपये में बेच दी तो लाभ हुआ। तो लाभ निकाल लेंगे हम लोग, कितना आया लाभ हम लोगों का आया 3040 माइनस 2700, तो 3040 में से 2700 जाएगा तो 340 रुपये आ जाएगा। तो ये अब हम लोगों को लाभ पता चल गया, लाभ परसेंट निकालना है अब हम लोगों को। तो हम लोग बात कर चुके हैं, लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ बटे क्रय मूल्य बटे 100 का फॉर्मूला लगाया, ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो 340 बटे 27 आंसर हो गया। या इसको हम लोग और सॉल्व कर लेंगे तो ये हम लोगों को आ जाएगा 12.59%, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 12.6% लगभग आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें कह रहा था 36 केजी चावल 25 किलोग्राम की दर से उसने खरीदा था, तो इसको हम लोगों ने निकाल लिया, 900 रुपये टोटल हो गए। 40 केजी वाला 45 रुपये में था तो टोटल 1800 हो गए, यानी टोटल उसने 2700 रुपये में ख़रीदा था। फिर दोनों को उसने मिला दिया, यानी 36 पहले था 40 बाद में था, 76 टोटल हो गया। 40 रुपये प्रति केजी से बेच दिया उसने तो टोटल 3040 रुपये में बेचा। अब 3040 में बेचा, 2700 में ख़रीदा था, अगर दोनों को माइनस कर देंगे तो हम लोगों का लाभ आ जाएगा। लाभ परसेंट का फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और 12.6% हम लोगों का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि 3x बराबर 5y। तो सबसे पहले 3x बराबर 5y दिया है तो हम लोग लिख लेते हैं और x बटे y निकाल लेते हैं 5/3 क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो जब हमने बताया था जब भी आप लोगों को अनुपात दिया हो, जैसे यहाँ पर अनुपात दिया है तो अनुपात में जाना हो तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू मान लेते हैं। जैसे x की वैल्यू यहाँ पे 5 हो गई और y की वैल्यू 3 हो गई, तो हमसे क्या पूछा है x बटे वाई अपॉन x माइनस वाई। तो x की वैल्यू हम लोगों ने डायरेक्ट 5/3/5 माइनस 3 यानी 8/2, यानी कि कैंसिल हो जाएगा 4/1 या फिर 4:1 आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। जब भी अनुपात से अनुपात में जाना हो तो आप लोग डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। 3x बराबर 5y, तो x बटे वाई हम लोगों ने निकाल लिया 5/3, x की वैल्यू 5 हो गई, y की वैल्यू 3 हो गई, हम लोगों ने पुट कर दिया तो हम लोगों का ये जो अनुपात आ गया 4:1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा 90 से कौन संख्या विभाजित होती है और 8 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। आज के क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे कि 11 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं। तो जैसे पहले यहाँ पे जो संख्या दे रखी है 8 8 2 2 4, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग सम अंक वाले जोड़ते हैं, जैसे 8 2 और 4 और 8 2, जो भी सम अंक पे हैं यानी 8 और 2, और जो विषम अंक पे हैं 8 2 4, पहली तीसरी और पाँचवीं, दूसरी और चौथी और छठी, इस तरीके से जोड़ते हैं और दोनों को माइनस कर देते हैं। जैसे 8 2 10 और 4 14, 8 और 2 10, तो इनको माइनस करेंगे और अगर हमें माइनस करने पे जो प्राप्त संख्या है
वो 11 से विभाज्य है, तो हम लोगों की जो संख्या है वो 11 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे नहीं है तो ये विभाज्य नहीं होगी। ऐसे हम लोग अगली देखते हैं, 8 4 2 2 8, तो 8 2 10, 10 और 8 18, 4 और 2 6, 18 में से 6 गया 12, तो 12 भी 11 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है, तो ये भी हम लोगों का नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2 8 2 4 8, तो 2 और 2 4, 4 और 8 12, और 8 और 4 12, तो 12 माइनस 12 जीरो, तो जीरो किसी में भी हो तो विभाजित हो जाएगा, यानी ये जो संख्या है ये 11 से विभाजित है। ऐसे ही आप नेक्स्ट देख लेंगे, नेक्स्ट भी आप लोगों का 11 से विभाजित नहीं होगी। जैसे 4 8 12 8 20, तो 20 हो गया, माइनस 4 यानी 16 हो गया, 16 11 से विभाजित नहीं होता, तो ये भी संख्या आपकी नहीं हो जाएगी। तो पहली तीसरी और पाँचवीं का योग करते हैं, दूसरी छठी और छठी का योग, दूसरी चौथी और छठी का योग करते हैं, अब माइनस कर देते हैं। अगर संख्या 11 से विभाजित है तो पूरी संख्या आप लोगों की 11 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 को जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 7 11 से विभाजित करने पर 13 शेषफल छोड़ती है, वह है। तो यहाँ पे ऐसे ही हम लोग एक क्वेश्चन लगा चुके हैं पहले, जिसमें हम लोगों को बतानी थी 3 अंकों की संख्या, और यहाँ पे हम लोगों को बतानी है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये 5 7 11 से विभाजित करना है, तो 5 7 11 का हम लोग सबसे पहले निकालते हैं एलसीएम। 5 7 11 का जो एलसीएम आएगा वो आपका आ जाएगा 385, क्योंकि आप लोग सीधे गुणा करेंगे, 7 50 35, 35 और 11 की गुणा 385। तो जो हम लोगों का एलसीएम आता है और जितना शेषफल होता है उसको हम लोग पहले यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने 3 अंकों की संख्या मानी थी 100, तो हम लोग यहाँ पे 4 अंकों की संख्या मान लेते हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। जितने अंकों की उतनी बार हम लोग 9 लिख देते हैं। अब जो हमारा एलसीएम आता है उससे हम लोग विभाजित करते हैं संख्या को, जैसा कि हम लोग लास्ट में अभी कर चुके हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे विभाजित किया, तो ये 2 बार में गया, तो ये 770 हो गया, ये 9 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। फिर हम लोगों ने 9 नोट डाउन किया, तो 2299 हो गया। फिर ये जाएगा 5 बार में, 5 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1925, तो 1925 हो जाएगा। इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7, और 12 में से 9 गया तो 3, 374 हम लोगों का शेषफल आ गया। अब जो शेषफल है इसको हम लोग माइनस करते हैं किससे, सबसे बड़ी संख्या से, क्योंकि यहाँ पे बड़ी की बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको माइनस कर देते हैं 374। तो 9 में से 4 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 9, 9625 हम लोगों का आ गया। अब कह रहा है 13 शेषफल छोड़ती है, तो जितना शेषफल बचता है इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 9638, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऐसे आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम से संख्या को भाग देंगे, भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा, शेषफल हम लोग सबसे बड़ी संख्या से घटा देंगे, जो हम लोगों ने मानी थी 9999, तो हम लोगों का 9625 आ गया। अब शेषफल 13 बच रहा था, इसलिए 13 को ऐड कर देंगे, 9638 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.0625 को प्रतिशत के रूप में लिखें। तो प्रतिशत के रूप में जब भी लिखना हो तो आप लोग इतना याद रखें बस कि 0.0625 को प्रतिशत में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 1/100, और 1/100 अगर लिखेंगे तो 100 कैंसिल हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम लोग ये समझ सकते हैं कि 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर आ जाएगा, जितने जीरो होंगे उतने अंक हम लोगों का पॉइंट इधर खिसक जाता है। जैसे यहाँ पर पॉइंट यहाँ था, 2 जीरो है तो 2 अंक इधर खिसक जाएगा, हम लोग का 0.625 आ जाएगा। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आता तो हम लोग यहाँ से दशमलव हटाते हैं, और 1 1 2 3 4 5 जितने भी अंक हैं उतने जीरो हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 है तो 5 जीरो हो गए। अब 0 0 से 0 0 कैंसिल हो गया, तो 625/1 2 3% हो गया। अब 3 जीरो है तो 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो 1 2 3 यानी 0.625%, या फिर हम लोग कह सकते हैं 0.625% हम लोगों का आंसर हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट आप लोग इसको समझ लें, जितने जीरो हैं उतने अंक हम लोगों का दशमलव इधर खिसक जाएगा। 2 जीरो थे तो 2 अंक खिसक गया, 0.625 हम लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि ABC का अनुपात इतना है, ए के वेतन में 15%, 20% और 25% सी के वेतन में वृद्धि होती है, तो वेतन का नया अनुपात क्या होगा। तो इसको फिर सेम वही है जैसे हम लोग काफ़ी बार बात कर चुके हैं, या तो आप इसको x मान के लगाएं फिर 15% बढ़ाएंगे तो आप लोगों का जो है फ्रैक्शन में चला जाएगा और आपकी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी,
या फिर जैसे ये 7, 3 और 5 के अनुपात में हम लोगों को अनुपात दिए थे, तो हम लोग क्या करते हैं, ये मान लेते हैं ए की जो थी वो 700 थी, बी की हम लोग मान लेते हैं 300 थी, और सी की हम लोग मान लेते हैं 500 थी। सब में 2 जीरो बढ़ा दिए। अगर आप अनुपात देखेंगे तो अनुपात हम लोगों का समान रहा। अब ए की राशि 700, बी की 300, सी की 500 है। अब कह रहा है ए की राशि में 15% की वृद्धि, यानी 700, 15 की वृद्धि तो 115/100, यानी हम लोगों का आ गया 7, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 7 पचे 35, 7 एकम 7 एक 8, 785। सॉरी, यहाँ पे 7 ना 35, 7 एकम 7 3 10, 805 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 805। फिर 300 में कितनी बी में वृद्धि होती है, 20% की होती है, तो 120/100, तो ये बार आती है 36, 360 हो जाएगा। सी में कितनी वृद्धि हो रही है, 25% की, तो 500 में कितनी हुई, 25, 125/100, तो ये कितना हो जाएगा, 625। अब कह रहा है इनका अनुपात क्या होगा, तो तीनों में हम लोग अनुपात लगा देते हैं। और अब देखते हैं, इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 5 है, यानी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएंगी। तो इसको डिवाइड करेंगे 161 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 72 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे 125 हो जाएगा। यानी जो हम लोगों का अनुपात आ जाएगा 161 अनुपात 72 अनुपात 125 आ जाएगा। कैसे हम लोगों ने किया, सबसे पहले हम लोगों को जो अनुपात दिया था हम लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। फिर हम लोगों ने मान ली इसकी राशि 700 है, 100 से मल्टीप्लाई कर दी, इसमें भी 100 से की, इसमें भी 100 से की। बस आपको याद रखना है, जितने से आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे उतने से ही इसमें करेंगे, उतने से ही इसमें करेंगे, जिससे हमारे अनुपात पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो हम लोगों को राशि पता चल गई 700, 300 और 500। 700 में 15% की वृद्धि हो रही थी, 805 हो जा रहा था। 300 में 20% की हो रही थी, 360 हो गया। 500 में 25% हो रही थी, तो 625 हो गया। तीनों को 5 से डिवाइड कर दिया, तो 161 अनुपात 72 अनुपात 125 हम लोगों का आंसर आ गया। अगर आप लोग एक्स मान के लगाना चाहते तो भी आप लोगों का आंसर यही आएगा, लेकिन आप लोगों की जो कैलकुलेशन है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। तो फ्रैक्शन से बचने के लिए हम लोगों ने इस जो मेथड है इस मेथड का यूज किया। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है 6 महीने की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 8.4% की दर से 98,000 रुपये का साधारण ब्याज। तो यहाँ पर हमें महीना दिया है समय, तो समय को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, वर्ष में। जब भी हम लोग साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो जो समय हम लोगों का होना चाहिए वर्ष में होना चाहिए। तो टोटल जो वर्ष होते हैं 12 वर्ष होते हैं, तो समय हम लोगों का आ गया है 1/2 वर्ष। या फिर आप लोग सीधे समझ सकते हैं 6 महीने मतलब आधा साल, यानी आधा साल मतलब 1/2 वर्ष। अब हम लोगों को साधारण ब्याज निकालना है, जिसके हम लोग काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन हम लोगों को पता है 98,000 रुपये, दर हम लोगों को दी है क्वेश्चन में 8.4%, समय हम लोगों ने निकाल लिया 1/2 बटे 100, तो बटे 100 इधर मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो यहाँ दशमलव है, दशमलव को अगर हम लोग बचने के लिए हटाएं तो जीरो लगा देंगे। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड किया तो ये हम लोगों का आ गया 2 चक्कू 8, 2 दूना 4। तो यानी कि 98 गुणे 42, 98 और 42 की जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 4,116 रुपये, जो कि हम लोगों का ब्याज आ जाएगा। ब्याज ही हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा रहा था साधारण ब्याज, तो 4,116 रुपये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, केवल महीने को हम लोगों को वर्ष में कन्वर्ट करना था। 6 महीने का मतलब होता है आधा साल। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय का हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया, 98,000 गुणे 8.4 गुणे 1/2। और यहाँ पर दशमलव था, दशमलव को हटाने के लिए हम लोगों ने दशमलव हटाया, बाद में एक अंक था तो 1 जीरो बढ़ाया। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, 98 गुणे 42 यानी 4,116, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। तो इस जो पेपर था इसमें हम लोगों के पास केवल इतने ही क्वेश्चन थे। बाकी जो क्वेश्चन है वो या तो प्रिंटेड नहीं है या फिर मिसप्रिंट है। तो 27 मार्च के जितने भी क्वेश्चन हम लोगों को अवेलेबल हो पाए उनको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। बाकी बचे हुए क्वेश्चन अगर कहीं से मिल जाते हैं तो उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 27 मार्च की सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।